का दौर आया तो जैसे जैसे करके जो सीट्स की रेशो थी वो 37 जम्मू रीजन को दी गई और जो 46 सीट्स थी वो कश्मीर रीजन को दी गई। और 1996 में ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो फारूक अब्दुल्ला जो तब के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 30 साल के लिए फ्रीज कर दिया, यानी कि 2026 तक यहाँ पे कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होना था। तो जम्मू रीजन जो हमेशा पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड रहा, और ये जो 9-10 सीट्स का गैप है ये बहुत होता है, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज तक आपको जम्मू रीजन से कोई भी चीफ मिनिस्टर देखने को नहीं मिला। टेक्निकली स्पीकिंग गुलाम नबी आजाद जो थे वो भदरवा जम्मू से हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी पॉलिटिकल लीनिएज और पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी आप समझो वो कश्मीर सेंट्रिक ही रही है। वो अपने आप को जम्मू से ज्यादा कश्मीरी बताते हैं, हालांकि उनकी वाइफ भी कश्मीरी है। तो वो भी हम मतलब उसको उनको छोड़ के कोई एक इंडिजिनस जम्मू का चीफ मिनिस्टर अभी तक नहीं बन पाया। मैं इसमें रिलीजन में भी नहीं जाऊंगा कि हिंदू चीफ मिनिस्टर हो या मुस्लिम हो, इवन किसी भी रिलीजन का जम्मू से कोई इतनी एम्पावरमेंट जम्मू की कभी नहीं हुई। 2019 अगस्त 5 और 6 में जब ये 370 और 35 से हटा तो ये एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंट हिस्टोरिकल स्टेप था जो आप मैं बोलूं फ्रैंकली कि मैंने भी नहीं सोचा था कि इसको हटाया जाएगा या हटाया जा सकता है। जिस तरीका के हवा खड़ा कर दिया गया था कि इसको तो निकालना इम्पॉसिबल है, पॉलिटिकल विल बहुत चाहिए थी इसके लिए। काफी कुछ बोला जाता था, जैसे महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट आते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगे का कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, और यहाँ पे जो है बहुत हालात खराब हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स देख लीजिए कि चाइना को हम बुला लेंगे, पाकिस्तान को हम बुला लेंगे, ऐसे ऐसे तरह के स्टेटमेंट्स आते थे। तो एक मतलब लगता था कि इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगस्त 5 और 6 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल विल दिखाते हुए इसको नलीफाई कर दिया, 35A को हटा दिया, और उसके बाद एक जे.एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास कर दिया जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। उस दौरान हमें ये उम्मीद जागी कि जो जम्मू के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन रही, पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड रहा जम्मू जब से ये आजाद या इंडिपेंडेंट इंडिया बना है, तो उसमें अब रिवर्सल होगा, उस चीज को खत्म किया जाएगा। लेकिन एक मतलब मन फीका हो गया है। तो हम जुबिलेंट तो थे, ये बहुत एक इस्लामिक जो रूल था हमारे ऊपर जो थोपा गया था कॉन्स्टिट्यूशनली 370 और 35 से लगा के कश्मीर के पॉलिटिशियंस का, तो वो तो खत्म हो गया हमारे ऊपर से, वो तो हम समझ गए। लेकिन इसमें एक लैकुना बहुत बड़ा, आई डोंट नो कि वो किसने रखवाया, विलिंगली, नोइंगली और नॉट नोइंगली, या ये ओवरलुक हुआ, कि उन्होंने कहा कि जो डिलिमिटेशन अगला होगा जम्मू कश्मीर में इट विल बी बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, जो कि बीजेपी का भी एक ऑफिशियल स्टैंड रहा हुआ है इस सेंसस के ऊपर, और यहाँ के लोकल लीडर्स ने बहुत बार बोला है, इंक्लूडिंग फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह, कि ये फर्स्ट सेंसस है, ही हैज सेड इट ऑन रिकॉर्ड, और ये वाकई में फर्स्ट सेंसस है, जो कि जम्मू ने जिसको रिजेक्ट किया था कि ये सारा मैनिपुलेटेड था। तब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, और यहाँ पे 370-35 एड की आड़ में क्या क्या मैनिपुलेशंस होती रही हैं वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज ए फाइट सेंसस एंड दिस वाज द मोस्ट एक डिसहार्टनिंग फैक्ट फॉर जम्मू, कि इतना बड़ा स्टेप कर लिया, आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए, कि जहां पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू की बिल्कुल सही तरीके से हो सकती थी, वहां ये एक ऐसा लैकुना रख दिया गया कि जिससे जो हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो उसका रिजल्ट ये है कि हालांकि वी केम अप फ्रॉम 36 टू 43, लेकिन अगर आप 2021 का जो अगर सेंसस होता या नेक्स्ट जो होना अभी है, तो उसके बेस पे अगर करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया 2019 को, आपने ये सारा कुछ किया, और अगर आप 2022 के बजाय 2024 में भी अगर इलेक्शन कर लें तो आई डोंट थिंक हेवंस विल फॉल या कुछ ऐसा कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा।
3 साल वेट कर लिया हमने, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, सेंटर का रूल है, तो 2 साल और कर सकते थे ताकि वो यहाँ पे कम से कम जो चीज हो तो वो पूरी जस्टिफाइड हो, और जो भी इनजस्टिस जम्मू के साथ हुए हैं वो उसमें होते। तो अगर ये अगले सेंसस पे, जो फेयर सेंसस पे अगर इसको किया जाए डिलिमिटेशन को, तो एटलीस्ट जम्मू विल गेट 50 सीट्स आउट ऑफ 90। और जब जम्मू विल गेट 50 सीट्स, तब आप देखिए कि यहाँ जो आज तक इनइक्वालिटी रही है पॉलिटिकल उसमें फील्ड में, जम्मू और कश्मीर के बीच में, तो वो खत्म होता। और एक जो मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि जम्मू और कश्मीर को अगर साथ रखना है तो इट इज लाइक जम्मू एंड कश्मीर हैविंग अ बर्ड विद 2 विंग्स, वन इज जम्मू एंड वन इज कश्मीर। तो आज तक क्या हुआ कि कश्मीर नामक जो विंग है उसी को एम्पावर किया गया एट द कॉस्ट ऑफ डिसएम्पावरमेंट ऑफ जम्मू रीजन। तो एक पक्षी का जब एक पंख ही काम करेगा, दूसरे को आप डिफंक्ट कर दोगे तो वो नहीं उड़ेगा। तो ये एक सुनहरा मौका था कि आप इसमें विंग्स की पावर को वापस लाते, एक जैसा लाते, ताकि ये पक्षी उड़ान भरता। लेकिन ये मौका भी मुझे लगता है कि एक सुनहरा मौका जम्मू कश्मीर ने खोया है। और एक फिर से वही बात आगे की 43 और 47 है, पलड़ा कश्मीर का भारी है। कश्मीर में हमेशा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के या तो पीडीपी या तो एनसी के पीछे लोग खड़े होते हैं, उनको बारी बारी मौका देते हैं, ये भी उनका पैटर्न रहा है वहां पे। और जम्मू में 2014 में सो बीजेपी को आ गया इनको, तो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी को ही फिर से यहाँ पे मोदी जी का इतना करिश्मा है कि उनको फिर से नंबर मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा 43 में से? और 43 में से 43 तो मिलने से रहे, क्योंकि यहाँ पे डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ राजौरी एरियाज हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उनको अगर हम एनालाइज करें प्रॉपरली, तो 43 में से मुझे नहीं लगता कि 43 लेना पॉसिबल है। लेकिन अगर 43 में से 36 सीट्स भी बीजेपी ले जाती है, अगर मैं बड़ा लिबरल होके इनकी फेवर में बोलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैंपेन करें और सिंगल एक अगर जम्मू कश्मीर की इलेक्शन होती है जिसपे सारी पार्टी फोकस करती है, तो अच्छी कैंपेनिंग हो जाती है, तो दे कैन गो अप टू 36। तो 36 और 45 चाहिए, 9 सीट्स आपको फिर कम पड़ेंगी। तो फिर आ जाके आपको वही बात होगी कि आपको कश्मीर की पार्टी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर आपको कोalition बनानी पड़ेगी। तो सर्कल जहां से 2015 से शुरू हुआ कि पीडीपी बीजेपी को कोalition बनी, फिर आके आपको या तो एनसी का करना पड़ेगा या तो पीडीपी का, या कोई और अगर तीसरी पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है, 9-10 सीट्स निकाल देती है, जैसे इनको अपनी पार्टी एक अल्ताफ बुखारी जी की बनी है, तो लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन फिर बात वही है कि बिना कश्मीर रीजनल पार्टी की सपोर्ट लिए बीजेपी पावर में नहीं आ सकती है अगर अच्छा परफॉर्म करती है। अगर यहाँ पे लोगों में इस तरह का मैसेज आता है कि बीजेपी ही यहाँ पे इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएगी, पब्लिक मान जाती है। तो बात मैं जहां तक देख पाता हूं कि इसकी वजह से अगर ये फेयर डिलिमिटेशन हुआ होता तो बीजेपी अपने दम पे पावर में आ सकती थी। लेकिन जो अभी की सिचुएशन है, अभी की जो एक्सरसाइज हुई है, इस पे जो आकलन है, बीजेपी 30 और 35 के बीच में सीट्स ले सकती है अगर बेस्ट परफॉर्मेंस लेती है, 35-36। लेकिन इनको फिर कश्मीर की पॉलिटिकल रीजनल पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो एक बार हम देख चुके हैं कि जब ये कैसे बनाते हैं, महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद से एक साथ इनकी सरकार कैसी चली, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ बीजेपी के रहते ही हैं। तो बात आ जाके वैसी ही आएगी, फिर वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली सरकार बनेगी। और वो कितना फायदा जम्मू को दे पाएगी, कितना फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा, क्योंकि खींचतानी के साथ ही ये सरकारें चलती हैं। और एक चीज और है कि मैं जहां तक समझता हूं कि जो बीजेपी है वो बाय हुक और क्रुक यहाँ पावर में आने की कोशिश करेगी। और अगर उनको जम्मू से अच्छी सीट्स मिल भी जाती हैं तो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए दे मे अगेन सैक्रिफाइस
दिस चीफ मिनिस्टर पोस्ट। ये मैं जहां तक इनको समझ पाया हूं, ये पावर में आने के लिए उसको फिर सेक्रीफाइस करेंगे और आज आगे कहानी वह रहेगी, जम्मू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ सेटिस्फाई रहना पड़ेगा, की मिनिस्ट्रीज फिर कश्मीरी ले जाएंगे और फिर वही रिपीट होगा जो 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के साथ रिपीट हुआ। तो ये जो लैकुना हुआ, ये जो एक कमी रह गई इस डिलिमिटेशन प्रोसेस में कि इसको 2011 सेंसस पे बेस किया गया, इसका खामियाजा मुझे ये लग रहा है कि जम्मू को फिर से भुगतना पड़ेगा और फिर से वही सर्कल घूम के फिर आएगा जो जहां हम 8-9 साल पहले थे। तो अभी मैं इतना ही